अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अब तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हो रही और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस से नाराजगी जताई है जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है और जिस तरह से जांच चल रही है उसके बारे में। लखीमपुर का मामला उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस के लिए भारी किरकिरी का क्या सबब बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश सरकार की अब तक की जांच रिपोर्ट और हलफनामे पे कोर्ट ने संतुष्टि नहीं जताई है और ये कहा है कि जांच प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब अगली तारीख 20 अक्टूबर की नियत की है इसकी सुनवाई के लिए, लेकिन सुनवाई के दौरान जो कुछ भी हुआ कोर्ट ने उस पर अपनी नाराजगी का इजहार किया है कि अब तक आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है। घटना के करीब 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 6 दिन बीतने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई न होने से तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू कल एसआईटी के सामने पेश होंगे और अपना बयान रखेंगे। आज उनके मंत्री पिता ने भी ये बात का ऐलान लखनऊ में पत्रकारों के साथ बातचीत में किया है, लेकिन अब तक उनकी पेशी न होना ये बताता है कि पुलिस इस मामले में, इस हाई प्रोफाइल मामले में हाथ डालने से कतरा रही है। आज बहराइच में अखिलेश यादव पहुंचे, संजय सिंह भी पहुंचे। पीड़ित परिजनों से लगातार मुलाकातों का क्रम जारी है, लेकिन इस हाई प्रोफाइल मामले का कोई समाधान निकलते हुए अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इस कारण परेशानियां भी सरकार के लिए बढ़ती जा रही हैं। विपक्ष लगातार इस घटना को लेकर हमलावर है और ये घटना भी हाथरस की तरह लंबी खिंचती जा रही है। जिस मामले का पटाक्षेप शीघ्र हो सकता था, लेकिन वो मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक रूप से भी ये बहुत ही बड़ा हो गया है, जिसे समेट पाना बीजेपी के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है, सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी। तो क्या कारण है कि आशीष मिश्रा अरेस्ट नहीं हुए? आज मीडिया में सुबह से ये खबरें उड़ी चली कि आशीष मिश्रा नेपाल भाग गए हैं, लेकिन उनके मंत्री पिता ने इस बात की पुष्टि की कि वो लखीमपुर खीरी में हैं और कल पुलिस जांच में सम्मिलित होंगे और कल वो पुलिस लाइन पहुंचेंगे और जांच में शामिल भी होंगे। मसला ये है कि इस जांच को क्या प्रभावित किया जा रहा है, क्या ये जांच रोकी जा रही है, क्या इस जांच पे कोई दबाव है, तो कई गंभीर प्रश्न चिन्ह हैं। लेकिन इन सब के इतर अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी ने ये प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा किया है कि इस जांच में निष्पक्षता दिखाई नहीं देती है और पुलिस की तत्परता का भी अभाव है। मैं चाहता हूं कि मैं आज डिबेट शुरू करूं, उसके पहले आप ये कुछ बयान सुने। अपराधी को समन्स द्वारा निमंत्रण दे दिया जा रहा है कि आप आके हमसे बात करिए। पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? मुझे तो कर लिया था ना बगैर एफआईआर के। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, किसानों को, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। कुचल कर किसानों को मार दिया गया। एक संवेदना के शब्द देश के प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। लखनऊ में महोत्सव मनाने के लिए आते हैं, लेकिन पूरा देश सदमे में है। लखीमपुर नहीं जा सकते। जो वहां पे घटना किसानों के साथ में हुई, उसके दोषी दोनों बापू बेटा हैं। 120B के मुलजिम में कत्ल की धाराएं उन पर लगी हुई है, उनको गिरफ्तार करो। इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो किसानों की या हमारे कार्यकर्ताओं की जो मृत्यु हुई है एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसमें किसानों ने उसको अंजाम नहीं दिया, बल्कि उसमें कुछ उपद्रवी किसान के वेश में शामिल हो गए थे। उन्होंने इस तरह की बातों को किया है। किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजीव त्यागी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस से हैं, प्रमोद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, हरनाम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, और फैजान खान हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। पूरा देश और उत्तर प्रदेश ये जानना चाहता है कि अब तक आशीष मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आपने देखा होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई है। आखिर आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिशें क्यों? संजीव त्यागी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विजय जी सुन पा रहा हूँ। मेरा प्रश्न है जी, जी, त्यागी नहीं, संजय त्यागी।
जी संजय त्यागी, सॉरी जी संजय त्यागी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अब तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी न होना, इसके पीछे के कारण क्या हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस अब तक आशीष को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी नाराजगी जता रहा है। विजय जी, लखीमपुर खीरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी उसको आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच चल रही है, और जो भी इसमें दोषी है निश्चित रूप से उन पे सख्त कार्रवाई होगी, चाहे इसमें कोई भी हो, उसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम ये तय करें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि गांव में, शहर में, कस्बे में नहीं जाएंगे। हम इस तरह से वातावरण निर्माण करें जिससे समाज में टकराव की स्थिति पैदा हो, तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र का तरीका ठीक नहीं है। लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है जी। पर इस देश में इस तरह की बंटवारे की राजनीति, समाज को आपस में टकराव करने की राजनीति, मुझे लगता है किसी के लिए हित में नहीं, ना समाज के हित में है, ना देश के हित में है, और ना राजनीतिक पार्टियों के हित में है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि ये दुखद घटना है, इसकी जितना निंदा की जाए कम है। हम लोगों ने अपने परिवार के 8 बच्चों को खोया है, इसलिए इसको संवेदना के साथ में, शालीनता के साथ में इसका निपटारा करने की आवश्यकता है। और लगातार सरकार ने कहा है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर। पर इतना वक्त क्यों त्यागी जी लग रहा है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वक्त अधिक लग रहा है। नहीं, वक्त नहीं लग रहा है विजय जी। जो एक प्रक्रिया है, जो एविडेंस है, जो फुटेज होंगे, मैंने पहले भी कहा ना कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच चल रही है, उस पे प्रश्न चिन्ह लगाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। कुछ समय हमें इंतजार करना चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने आएगा, तब हम इस पे बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। पर आपको नहीं लगता कि आशीष को अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए था? ये मामला थोड़ा कमजोर पड़ता, थोड़ा ये जो विरोध के स्वर हैं, या जो विपक्ष कह रहा है, या जो लोगों को इंसाफ होते दिखता। देखिए, कानून अपने तरह से काम करता है। मैं क्या चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं, उससे कानून नहीं चलता। अगर आशीष मिश्रा के खिलाफ सबूत हैं, तो कल, जैसे अभी आपने बताया कि कल वो एसआईटी के सामने बयान देने के लिए जा रहे हैं, अगर वो दोषी हैं, उनके खिलाफ सबूत होंगे तो कल गिरफ्तारी होगी। और ये सरकार ने भी कहा है। अभी आपने उप मुख्यमंत्री केशव जी बोल रहे थे, अभी आपने दिखाया उनका, उन्होंने भी कहा है कि जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे उसमें मंत्री जी के बेटे हैं या बाकी कोई और है। जांच को आने दीजिए, उसका इंतजार करें, हम इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं। करेक्ट, ओके। मेरे साथ मनोज काका मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, अब तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी न होना, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? और त्यागी जी का ये कहना है कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए, सबूत क्रेडिबल ना हो, तब तक अरेस्ट कैसे कर लें? देखिए त्यागी जी, आपके इस मंच पे भारत समाचार पर आकर के न्यायविद भी बनने लगे। हैरानी हमको तब हुई, क्या त्यागी जी ने संविधान के अनुच्छेद 14 नहीं पढ़ा है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ? वकील साहब बैठे हैं, बताए हैं। त्यागी जी से बस मेरा ये सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में, जो देश के उच्चतम न्यायालय ने पूछा, अगर इस देश के उच्चतम न्यायालय ने सू मोटो कॉग्निजेंट स्वतः संज्ञान नहीं लिया होता, तो जो गृह मंत्री के घर पर जो चिट्ठियां चिपकाई गई, शायद वो चिट्ठियां भी न चिपकाई जाती। और कितना विषयांतर दिखा आपको गृह राज्य मंत्री के बयान में और पुलिस के बयान में। पुलिस जिनके बेटे को खोज रही है और गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि नहीं बेटा हमारा यही है। इट मीन्स तो यही है कि पुलिस गृह राज्य मंत्री के सामने लाचार है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़ा किया कि पहले आप इस्तीफा दीजिए। जिनके अंडर में पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर हो, जब उन्हीं के बेटे पे हाथ डालना होगा तो कैसे संभव है कि पुलिस हाथ डालेगी? और त्यागी जी से समाजवादी पार्टी ये पूछना चाहती है कि अखिलेश यादव के घर के सामने तो आप ट्रकें लगा दे रहे हैं, और आप टेनी के घर के सामने ट्रकें कब लगाएंगे? और क्या उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पर 302 के मुकदमे होंगे, FIR लाज होगी और पुलिस उनको गुलदस्ता देगी? अब इस तरह से कानून काम करेगा? तो जो आपका ये दोहरा चरित्र है, जो बर्बरता और जो विभत्स तस्वीरें इस देश ने देखी है कि निर्दोष किसानों पर, निहत्थे चलते किसानों पर आपके सुपुत्र ने, आपके मंत्री के सुपुत्र ने गाड़ियां चढ़ाई, रौंदी, और उसके बाद वो आके टेलीविजन पर समाजवादी पार्टी क्या एक्सपेक्ट करती है इस मामले में? आपकी इनसे क्या डिमांड क्या है?
समाजवादी पार्टी की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, अखिलेश यादव जी की पहले दिन से डिमांड है कि इसकी जांच किसी सिटिंग न्यायाधीश के अंडर में कराई जाए और पीड़ित परिवारों को कम से कम 2 करोड़ रुपए अनुदान दिए जाएं और ये कृषि कानून जो इस देश में किसानों के हित का नहीं है, जो किसानों के शहीद लगातार 800-900 जो किसान शहीद हुए हैं उनका बड़ा कारण है, ये तीनों कानून वापस लिए जाएं। ओके, अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अंशु, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब तक आशीष मिश्रा की अरेस्टिंग न होने के पीछे के कारण आप क्या मानते हैं, और कांग्रेस इस मामले पर को इतना हाइप क्रिएट कर रही है, इसके पीछे के कारण विरोधी दल ये भी लगाते हैं, या खासतौर पर सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की, आप इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं? अंशु, देखिए ब्रजेश जी, जो आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी है नहीं हो पा रही है, उसके पीछे पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हत्यारों को बचाती है, अपराधियों को बचाती है, बलात्कारियों को बचाती है। अभी आप देखिए गोरखपुर की जो घटना थी, नगत नारायण सिंह अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार करती है, लेकिन वो हत्यारों को छोड़ती है। हाथरस की घटना में जो अभी एडीजी लाइन ऑर्डर है, उन्होंने कहा था कोई रेप नहीं हुआ था, सीबीआई की चार्जशीट में दाखिल हुआ। दूसरा, हमारे बीजेपी के साथी ब्रजेश जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे कि न्याय कानून अपने हिसाब से काम करेगा जी। तो जरा एक जवाब दे दो कि खुशी दुबे को जो आपने 1.5 साल से जेल के अंदर डाल रखा है, उसमें उसका क्या उसमें प्रूफ मिल गया कि वो गुनाहगार है? 5 दिन पहले जो नवविवाहिता शादी होकर आई थी। कांग्रेस पार्टी हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी। आशीष मिश्रा को और जो मंत्री की जीप थी, जिस जीप से किसान कुचले गए, हत्या की गई उनकी, उस केंद्रीय मंत्री को भाजपा सरकार बचा रही है, लेकिन बचा नहीं पाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, झुकना पड़ेगा, बर्खास्त करना पड़ेगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का अहंकार 3 दिन के बाद इस टूटा, पूरी घटना उसी को प्रियंका तरीके से गांधी फिर से ने टूटेगा अपनी और प्रतिष्ठा बर्खास्त से जोड़ करना लिया पड़ेगा है? हर कीमत पर। अवस्थी जी, क्या इस पूरे मामले को प्रियंका गांधी ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है? बिल्कुल, ये उनकी अपनी प्रतिष्ठा नहीं है ब्रजेश जी, ये किसानों के सम्मान की प्रतिष्ठा है। हर एक उस आदमी की प्रतिष्ठा है जो इस देश में संविधान को मानता है। वो ये मानता है कि अगर उसके साथ अत्याचार होगा तो न्याय होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कानून को बिल्कुल बंद कर रखी है, तानाशाही लागू कर रही है। तो ये हर एक उस किसान की प्रतिष्ठा और सम्मान है, हर उस पीड़ित का सम्मान और प्रतिष्ठा है। और जो राजनीति की बात कर रहे हैं बार बार की बीजेपी के लोग की कांग्रेस राजनीति कर रही है, आप याद करिए बिहार में सीरियर ब्लास्ट हुए थे 2013 में। उस समय गुजरात में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे उस समय, और वहां पर गए थे, उन्होंने 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया था। हम तो समझते हैं कि वो विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे थे। अगर वो राजनीति थी तो ये भी राजनीति है। अगर वो विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे तो हम भी निभा रहे हैं। मुंबई कोई देश के बाहर नहीं है। जब हमले हुए वहां पर मुंबई में भी प्रधानमंत्री तो कांग्रेस इस पूरे मामले को आगे कहां तक ले जाना चाहती है? आप इसको कितना स्ट्रेच करना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को? ब्रजेश जी, जब तक केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी नहीं होती, हर एक आदमी इस प्रदेश के 22 करोड़ लोग और देश के 130 करोड़ लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उस मामले में जस्टिस नहीं हो सकता। क्योंकि जो बहराइच के लोग थे उन्होंने पीएम रिपोर्ट पर इसीलिए सवाल उठाए थे, वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं। और गांधी जयंती के दिन तो उन्होंने खुद कहा था कि हम सांसद विधायक मंत्री बनने से पहले कुछ और थे। तो वो हर तरीके से वो थ्रेट पहुंचा सकते हैं, जांच को भी प्रभावित कर सकते हैं। मैं प्रमोद चौधरी जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। जी, थैंक यू अवस्थी जी, बहुत शुक्रिया अवस्थी जी। जेल के अंदर डाला जाए, उसके बाद ही निष्पक्ष जांच। प्रमोद चौधरी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। चौधरी जी, आज बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या हुआ, क्या डायरेक्शंस दिए गए, सुनवाई के दौरान क्या बातें हुई जिन्हें जनता को जानना चाहिए? थैंक यू ब्रजेश जी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पे बहुत ही सीरियस व्यू अपना लिया और बहुत ही गंभीर रूप से अपनी असंतुष्टि जाहिर की, और बहुत साफ शब्दों में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये अपना विचार था कि इस मामले में सरकार ने और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने किसी भी तरीके से गंभीर जांच की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। सिर्फ जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल इसके ऊपर स्वतः संज्ञान लिया, उसके बाद ही आखिरी वक्त में कुछ लिपापोती करके नोटिस वगैरह इशू
जारी करने की कोशिश की गई। जी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली अपने व्यू में ये बोला कि कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। और एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय अधिवक्ता से पूछा कि क्या सामान्य व्यक्ति के मामले में जहां पे 302 के एलिगेशंस हैं, क्या यही प्रक्रिया अपनाई जाती है? जी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये 8 लोगों का ब्रूटल किलिंग है, इसको आप इतनी सीरियसली नहीं लेंगे तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है पूरी न्यायिक प्रक्रिया और इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया के ऊपर। दूसरा बहुत एक सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया जी एसआईटी के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें एक बहुत ही हाई हैंडेड लोगों के ऊपर एलिगेशंस हैं और जो इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर हैं, एसआईटी टीम के मेंबर्स हैं, वो सभी लोकल फील्ड ऑफिसर्स हैं जिनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देंगे इस मामले में। जी और सुप्रीम कोर्ट ने 20 तारीख की डेट फिक्स करके इसके ऊपर बहुत ही क्लियर कट डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं कि इसमें गंभीर दिशा में अगर आप क्या ये बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को क्या भरोसा दिलाया है इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिलाया है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है और बहुत गंभीर रूप से बिना किसी भेदभाव के मामले की जांच की जाएगी। लेकिन माननीय न्यायालय उसके ऊपर अपने संतुष्टि जाहिर नहीं की, इसीलिए उन्होंने माननीय न्यायालय ने बोला है कि एसआईटी के मेंबर जो हैं वो लोकल फील्ड ऑफिसर्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, जिनके सहारे इन्वेस्टिगेशन को शायद सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं समझता है। एक मसला और मैंने सुना सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आया कि इस मामले की विवेचना सीबीआई को नहीं दे सकते, उसके कुछ स्पेसिफिक कारण हैं, वैकल्पिक हम विचार कर सकते हैं एजेंसीज को लेके। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि आरोपी एक केंद्रीय मंत्री का पुत्र है और सीबीआई केंद्र सरकार खासकर गृह मंत्रालय के अंडर में ही काम करती है। टेक्निकली तो वो पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में काम करती है, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो टीम होती हैं उसमें सारे जो गवर्निंग अथॉरिटी हैं और अधिकारी हैं वो सब आईपीएस होते हैं और आईपीएस की जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो गृह मंत्रालय होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद माननीय न्यायालय का ये विचार था कि इसको सीबीआई के भी हवाले करने से शायद न्यायिक प्रक्रिया में बाधा हो सकती है, इसलिए उन्होंने किसी आपका मत क्या है, किस प्रकार की जांच हो सकती है? सीबीआई हो नहीं सकती, यूपी पुलिस पर ऑलरेडी कुछ आरोप लग रहे हैं, तो फिर किस प्रकार की जांच हो सकती है? देखिए, जांच के बेसिकली अपने यहाँ संघीय ढांचे में दो ही तरह की प्रक्रिया है, या तो स्टेट एजेंसी जांच करती है या सेंटर के गवर्न जो एजेंसीज होती है वो जांच करती हैं। लेकिन जहाँ कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि ना तो भरोसा स्टेट एजेंसीज पे हो ना सेंट्रल एजेंसीज पे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पास्ट में भी रहे हैं कि माननीय न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने भी और रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स ने भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की है। तो मैं ये मानूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से 20 अक्टूबर तक का समय दिया है कि अगर 20 अक्टूबर तक वो यूपी पुलिस कुछ कड़ी कार्रवाई कर लेती है तो शायद कोर्ट में मोहलत मिले 20 तक। निश्चित रूप से 20 तक का समय है, इसमें टेक्निकली वैकेशंस का पीरियड भी बीच में आता है और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से ये मौका दिया है यूपी सरकार को कि इसमें अगर कोई गंभीर दिशा में इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो वो निश्चित रूप से अपना दूसरे जो अल्टरनेटिव है एसआईटी की फॉर्म में उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। जी, हरनाम सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश यूनिट के उपाध्यक्ष हैं। हरनाम सिंह, आज 6वां दिन है और अब तक इस मामले में गिरफ्तारी न होना, इसको आप लोग किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए ब्रजेश जी, जो वहाँ पर बातें हुई थी मैं दोबारा फिर बता दे रहा हूँ जी कि जो 12 तारीख है वो मृतक जो लोग हैं उनके भोग की उस दिन डेट है, 13वीं मतलब। हाँ जी, भोग में संयुक्त मोर्चा के सभी जो नेता हैं वो जाएंगे 12 तारीख को। 12 तारीख को, 12 तारीख मतलब मंगलवार। ओके। और उस डेट तक के मंत्री अगर बर्खास्त नहीं किया गया, उस डेट तक के अगर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा गया, तो मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं ये आंदोलन पूरे देश में होगा
और सरकार को एक आदमी के बचाने के चक्कर में अपनी छीछालेदर नहीं करानी चाहिए। जी। बड़ा साफ बता दूं, हमारे ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन वही है, एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए। नेता वही है, आंदोलन चल रहा है। सरकार के दिमाग में अगर ये कोई वहम है कि कहीं ये आंदोलन खत्म हो रहा है, 700 के तकरीबन लोग हमारे शहीद हो गए। प्रधानमंत्री जी यहाँ उत्सव मनाने आए थे। मैं और एक बात बता दूं, पूरे लखनऊ में मैं देख रहा हूँ सरकारी जो संस्थाएं हैं उसमें तिरंगे रंग की लाइटें जल रही हैं। मैं संजय त्यागी जी से जानना चाहता हूं कि लाइटें किस बात की हैं, कितने अपराधीकरण हुए हैं, क्या किसानों की आमदनी दूनी हुई है? और अगर ये आप समझ रहे हो कि इस मुद्दे को लीपा पोती करके ख़त्म कर दोगे तो कहीं ये ख़त्म होने वाला नहीं है। जो समझौता हुआ था आप लोगों का, वो समझौते का क्या पालन ब्रजेश नहीं जी हो रहा? देखिए, ऐसा है समझौता हमने कोई वो समझौता नहीं कर लिया, ना हमने सरकार को कोई रिलीफ दे दिया। जो डेड बॉडी थी उनके हालात उस टाइम तक खराब हो रहे थे। हमारी परिवार की वो मजबूरी थी। हम लाश पे राजनीति नहीं करते हैं। हम 12 तारीख को आपको बता देंगे। जिन लोगों के सरकार के किसी के दिमाग में अगर कोई बहस है, जी, वहम है, तो निकाल दे। ये आंदोलन भी वही है और मांग भी जिस बात को लेकर हमारे लोग शहीद हुए हैं वो सारी बातें वही हैं। एमएसपी को कानूनी दर्जा पहना दिया जाए और इनको न्याय दे दिया जाए। पुलिस जिस तरह से जांच कर रही है, आप संतुष्ट हैं या नहीं है? देखो, अभी मैं कोई बात नहीं कहूँगा। मैं 12 तारीख तक के हमने समय दिया है जी। हम 12 तारीख को उस आंदोलन की, या तो लखनऊ आंदोलन होगा या तो लखीमपुर होगा। ओके, ये एकदम बड़ी स्पष्ट बात है। सरकार चाहे वो गृह राज्य मंत्री हो चाहे कोई आदमी हो, वीडियो आए हैं, लोग जा रहे हैं, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। ये भारतीय जनता पार्टी का, इसमें सफाई देने की क्या बात है? लोग पैदल जा रहे हैं, उन पे गाड़ी चढ़ा दी गई है। क्या ये समझ में नहीं आ रहा? क्या जांच करोगे भाई? क्या जांच करोगे? ये बता दो, वो थार गाड़ी, वो फॉर्च्यूनर गाड़ी, वो स्कॉर्पियो गाड़ी मंत्री के लोगों की नहीं है और तमाम वीडियो आए हैं। मतलब क्या चाहते हो आप? बचाना ही है, लेकिन हम सारी बात 12 तारीख को करेंगे। मतलब आपने एक डेडलाइन तय की है कि आप 12 तक अगर कार्रवाई नहीं होती है, देखो ऐसा है तो तब आप लोग फिर आंदोलन करेंगे। हम अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं। ओके, हम 12 तारीख का समय दिए हैं, 12 तारीख को बात करेंगे। सरकार चाहे तो 12 तारीख तक न्याय दिलाने के लिए निर्णय कर ले और एमएसपी को गारंटी कानून बना दे। बच नहीं पाएगी सरकार। ओके, मैं वीरेंद्र जी भी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप बताइए कि आज क्या कुछ रहा सुप्रीम कोर्ट से लेके लखनऊ होते हुए लखीमपुर खीरी तक, क्या कुछ आज अपडेट्स हैं? कोई कार्रवाई हुई? किसी तरह की जांच में कोई प्रगति हुई? और इसके में किस तरह विपक्ष भी हमलावर है? आज विपक्ष के बहुत नेता पीड़ितों के घर पहुंचे। क्या कुछ रहा? आज के डेवलपमेंट्स क्या हैं? देखिए, लखीमपुर की घटना ने उत्तर प्रदेश के भविष्य पर एक बड़ा, कहा जाए, सवाल खड़ा किया है कि यूपी में राजनीति, सियासत के इतर जो लोग ताकत में होंगे, जो लोग सत्ता में होंगे, अगर वो आरोपी हो जाएंगे तो फिर सबसे बड़ी बात है कि इंसाफ लोगों को कैसे मिलेगा। भाजपा की लखीमपुर घटना के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, ये उनके शीर्ष नेतृत्व भी जानता है। उसकी भरपाई करना मुश्किल है। दूसरी ओर विपक्ष लगातार दबाव बनाए हुए है। प्रियंका गांधी अभी भी उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में रुकी हैं। वो लगातार कहीं झाड़ू लगाने पहुंच जाती हैं, कहीं मलिन बस्तियों में जा रही हैं। अखिलेश यादव पिछले 3 दिन से लगातार शाहजहांपुर, लखीमपुर, बहराइच वो पीड़ितों से मिल रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, उनके आंसू पोंछ रहे हैं। विपक्ष बहुत बड़ी चुनौती बना है। संजय सिंह लगातार जा रहे हैं, केजरीवाल से बात कराते हैं। सिद्धू ने वहां धरना शुरू कर दिया है। तो ये जो लखीमपुर की घटना है, इसका असर पंजाब तक है। ये सिखों से जुड़ा मामला है जी।
और यही वजह है कि कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा है। वो खाली यूपी नहीं देख रहा है, वो पंजाब तक इसको देख रहा है। और वैसे अगर कहा जाए तो इसका सारा श्रेय, इसमें सारा संघर्ष अगर एक और केंद्रित हुआ तो प्रियंका गांधी के नाते केंद्रित हुआ। वो चूंकि 4 दिन जेल में बंद कर दी गई, इस वजह से ये संघर्ष बहुत ज़्यादा उबाल ले गया जी। सरकार ने जो भी, उनके सलाहकारों ने जो भी सलाह दी हो, जो भी निर्णय किया हो, लेकिन ये मामला उनके हाथ से निकल चुका है और इसका डैमेज का कंट्रोल हो पाना आसान नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, हाई कोर्ट के जस्टिस की समिति बना दी गई, यूपी में SIT बना दी गई, उसकी निगरानी करने के लिए अधिकारियों को नंबर दिए जा रहे हैं। लेकिन इनसे सबका एक सवाल है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करो और उनके बेटे को अरेस्ट करो। ये लोग डिमांड कर रहे हैं। विपक्ष को एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया, मुद्दा मिल गया, और वो बीजेपी को इस पर बहुत ज़्यादा घेर रहे हैं। अब बीजेपी के पास बच के निकलने का रास्ता भी नहीं दिख रहा है। लेकिन चूंकि ये मामला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे का है, इसलिए आसान भी नहीं है कि कोई पकड़ ले। कुछ ना कुछ तो देखिए माहौल आगे तय होगा क्या बनता है। लेकिन इतना जरूर है कि लखीमपुर की घटना ने प्रियंका गांधी का नाम गांव-गांव तक पहुंचा दिया। लोग, बच्चे उनका नाम लेने लगे, जानने लगे। दूसरी ओर वो भले इसको भुनाए पंजाब में, देश के अन्य राज्य में, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से लगातार लोगों के घर घर पहुंचकर और उनके साथ वो जुड़ने की कोशिश की है, तो यूपी का जो चुनाव 3 महीना बचा है, ये सब सीधी टक्कर की ओर जा रहा है। कुल मिलाकर ये है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई फिर करेगा। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, उसकी जानकारी दी गई। असमंजस यही है कि स्टेट से जांच कराएं तो यहाँ भी बीजेपी की सरकार, केंद्र की CBI जांच कराओ तो वहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खुद बैठे हैं वहाँ। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर विपक्ष भी CBI की डिमांड नहीं कर रहा है। इसमें आपने देखा होगा कि कहीं भी इस मामले में CBI जांच कोई नहीं मांग रहा जी। इसमें लोग खाली ये कह रहे हैं कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए। कुल बर्खास्तगी मिलाकर और यूपी पुलिस से जांच, बिल्कुल। लेकिन ये बात सही है। देखिए, अखिलेश यादव ने आज कहा कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद पर हैं तो उनके बेटे की गिरफ्तारी संभव नहीं है। या तो उनको इस्तीफा लिया जाए, तब इसमें निष्पक्ष जांच हो सकती है। विपक्ष नहीं, हरनाम सिंह बता रहे हैं कि अगर 12 तारीख तक कार्रवाई नहीं होती है तो ये लोग कोई बड़ा आंदोलन प्लान कर रहे हैं। अब देखिए, गिरफ्तारी पर ही तो सबकी निगाह लगी हुई है जी। राकेश टिकैत की जो साख कहा जाए डगमगाई है, वो इस आंदोलन में, इस कहा जाए लखीमपुर की घटना पे आके डगमगा गई। लोगों में चर्चा है। अब हरनाम सिंह अल्टीमेटम अगर दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, तो इनके सामने भी संकट है अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का। क्योंकि जिस तरह से पुलिस के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो लोगों ने सवाल पूछे थे, वो बात थोड़ी सी लोगों को लगती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी पुलिस के सामने धर्म संकट है कि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को कैसे गिरफ्तार कर। दूसरी ओर वरुण गांधी जो इनके सांसद हैं, वो खुद ही सरकार पर तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें कार्य समिति से बाहर भी कर दिया। कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये जरूर है कि 2022 के इलेक्शन से पहले ये बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है, भले वो माने या ना माने। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने स्वमोटो संज्ञान ले लिया, तो इससे एक अच्छी बात यह है कि अब इसमें जो भी न्यायिक जांच आयोग है, जो भी SIT है, वो फूंक फूंक कर कदम रखेगी। इसमें इंसाफ की उम्मीद ज़्यादा है जी। अभी एक बात चल रही थी हरनाम सिंह से कि भाई जो लोग मरे हैं वो बहुत आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, वो सिख कौम है, वो पैसे और मुआवजे के लिए धरने पे नहीं बैठना चाहते, वो सिर्फ चाहते थे कि दोषियों को सजा मिले, उनके लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं था। तो ये एक अच्छी बात है कि इस आंदोलन में कोई ऐसे उपद्रवी लोग नहीं हैं जो सरकार को या माहौल को बिगाड़ने का जानबूझ के कोशिश करें। विरोध
राजनीतिक रूप से स्थानीय नेताओं का हो सकता है, उनके बयानों की वजह से हो सकता है, चाहे टेनी महाराज का बयान हो या चाहे और वहाँ के स्थानीय नेताओं का हो कि मैं पहले क्या था देख लेना, समझा दूंगा, जवाब दे के जाऊंगा। ये सब चीजें जो हुई जी, वो सब परिप्रेक्ष्य बड़ा लंबा है, लेकिन इसने यूपी की सियासत पे बहुत बुरा असर डाला है। सरकार के सामने धर्म संकट किया, बीजेपी की साख बहुत कमजोर की। बीजेपी इस चुनाव को कैसे बचाएगी इस मुद्दे से, ये भी वो रात दिन इसको सोचने में लगी है। आसान नहीं है उनके नेताओं के लिए, बीजेपी को बहुत भारी डैमेज हुआ है। बहरहाल विपक्ष कह रहे हैं विपक्ष का काम होता है कि इस्तीफा मांगे, विपक्ष का तो काम है। अरे विपक्ष को कोई आंख बंद करके रात दिन इस्तीफा थोड़ी मांगे, सपना आ रहा है। कोई घटना हुई है, कोई आरोपित हुआ है तो स्वाभाविक है मांगेंगे। अब ये बचाव करना सत्ता पक्ष का काम है। विपक्ष के एक नेता ने कहा कि दौर वो आया है कि कातिल की सजा कुछ भी नहीं, हर सजा उसको है जिसकी खता कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने इनपुट के लिए। त्यागी जी, आप मुझे बताइए कि जो कुछ भी पार्टी को या सरकार को इस मामले में बदनामी झेलनी पड़ रही है, आप अगर निष्पक्ष होकर कार्रवाई करते तो ये नौबत ही क्यों आती? विजय जी, मैंने पहले भी कहा कि ये घटना दुखद है, इस पे राजनीति करना मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। कानून अपना काम करेगा, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और लोकतंत्र में लाठी डंडे और धमकियों की जगह नहीं है। हम सार्वजनिक रूप से स्टूडियो में बैठ के इस तरह की चर्चा करें कि 12 तारीख में अगर ऐसा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ये करेंगे। मुझे लग रहा है लोकतंत्र की अच्छी स्वस्थ परंपरा ये। एक सेकंड रुक जाओ हरनाम सिंह, रुक जाओ, मैं टाइम दूंगा हरनाम सिंह, तो आप जवाब दे लेना। पहले त्यागी जी को बोल लेना। नहीं बोला, आप बोलें त्यागी जी, आप बोलें। अभी कांग्रेस और सपा के जो यहाँ मित्र बैठे हैं, बड़ा ज्ञान अभी दे रहे थे बैठे हुए। जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी 84 में, किस तरह से सिखों को इन्होंने दिल्ली में कत्लेआम किया, आज तक इन्होंने माफी नहीं मांगी, आज तक उस परिवार के बीच में नहीं गए। अभी सपा के मेरे मित्र अभी बैठ के यहाँ बात कर रहे थे, 2013 के दंगे मुजफ्फरनगर के किस तरह से एक तरफा कार्रवाई हुई है, किस तरह से कानून का इन्होंने मखौल उड़ाया है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। किस तरह से निहत्थे कार सेवक को इन्होंने गोलियों से भुना है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। पर मुद्दा इनको राजनीति में चुनाव के समय सूट करता है, इसलिए इसकी चर्चा करेंगे। मैं अभी अपने सारे मित्रों से पूछना चाहता हूं कि अभी कश्मीर में 5 निर्दोष हिंदुओं की हत्या हुई है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश जी, संजय जी, केजरीवाल जी, ये कब कश्मीर उन परिवारों से मिलने जा रहे हैं? कृपया ये भी यहाँ के बता के जाए। बार बार लगातार सरकार बोल रही है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो आप इसमें इनको अवसर क्यों दे रहे हैं कि ये इसमें राजनीति करें या इसका राजनीतिक लाभ दें? आप कार्रवाई कर दीजिए, इनको कोई मौका ही नहीं मिलेगा। विजय जी, कानून मेरे कहने से, आपके कहने से, इनके कहने से नहीं चलता। जो एक प्रक्रिया है, जांच का है, और जो दोषी होगा उसको इंतजार करना चाहिए ना। जल्दबाजी किसमें है? तो कोर्ट भी तो यही कह रहा है कि हत्या के सारे मामलों में क्या यूपी पुलिस का यही व्यवहार होता है? अभी आपने चौधरी जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बता रहे थे, आपने सुना इनकी बात? कोर्ट खुद ये बात कह रहा है। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। मंत्री जी ने आज बयान दिया कि कल वो एसआईटी के सामने जा रहे हैं। अगर वो दोषी है तो गिरफ्तार होंगे। कोई सरकार दबाव में नहीं है, कोई पुलिस मंत्री जी के दबाव में नहीं है। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ओके, अभी आपने हरनाम सिंह की बात सुनी। हरनाम सिंह का कहना है कि 12 तारीख को तय समय सीमा बीत रही। अगर 12 तक आपने कार्रवाई नहीं की, मंत्री को नहीं हटाया, बेटा अरेस्ट उनका नहीं हुआ, तो फिर वो बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर सकते हैं। नहीं, मैंने प्रारंभ में भी यही कहा था कि जब एक समाज में एक बंटवारे की तरफ आप लोग जाते हैं, एक वातावरण खराब करते हैं कि ये जनप्रतिनिधि गांव में नहीं जा सकता, भाजपा के नेता गांव में नहीं जा सकते। एक बात तो बता इससे दो, बड़े समाज का वातावरण आप ही के पास आ रहा हूँ, खराब आप ही के पास आ रहा हूँ। होता है। और लाठी डंडों से लोकतंत्र नहीं चलता। लोकतंत्र में धमकियों की कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र में है आप अपना विरोध करें। क्या आप इन्हें आश्वस्त कर सकते हो कि 12 तारीख तक कोई कार्रवाई आप कर दोगे? नहीं, ये सरकार तय करेगी, मैं इसमें आश्वस्त नहीं कर सकता हूँ। ये सरकार ओके, हरनाम सिंह, अब आप हरनाम सिंह, ओके, मैं हरनाम सिंह को मौका देता हूँ, ये कुछ कहना चाहते हैं। ब्रजेश जी, मैं त्यागी जी से सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि जो राज्य गृह मंत्री हैं वो 2 अक्टूबर को क्या कहे थे? मैं विधायक
सांसद बनने से पहले मैं कुछ और था। वो लोकतंत्र की भाषा है, वो लोकतंत्र की त्यागी जी भाषा है। आप हमें ज्ञान दोगे और आपके गृह राज्य मंत्री ये बताएंगे कि मैं विधायक और सांसद होने के पहले मैं कुछ और था। अरे वीडियो फुटेज देखो, हम आपसे मांग क्या रहे हैं? दुनिया भर का झमेला क्यों आप कानून और इसका वो बखान कर रहे हो? अरे उसको जेल भेजो। अभी जब पंचायत चुनाव थे, पंचायत चुनाव में जिस आदमी पे आपको शक था कि वोट नहीं देगा, उसके घर पुलिस और जेसीबी आप भेज दिए थे। कहाँ चली गई आज आपकी वो ताकत? कहाँ चली गई वो ताकत? किसी को कह रहे थे आपका घर गिरा दिया जाएगा, किसी को कुछ कह रहे थे। आज सांप सूख गया, स्टेट गवर्नमेंट को सांप सूख गया। हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं आपके वजह से। हम एमएसपी को कानूनी दर्जा मांग रहे हैं आपसे। ये आंदोलन वही है, सब कुछ वही है। और जो बार बार आप कह रहे हो लाठी डंडे का, अरे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आप लोगों ने क्या क्या कहा? क्या कोई ऐसी जगह बची है जो भारतीय जनता पार्टी को हम अच्छा कहें? हम ही लोग आपको चुन के भेजे थे। ये नहीं पता था कि आप जब विधायक और मंत्री बन जाओगे तो कहोगे कि मैं विधायक और सांसद बनने के पहले और कुछ था। क्या थे? गुंडे थे, गुंडाई दिखा दिया। तो आपको क्या लगता है हरनाम सिंह को ये गतिरोध टूटेगा या नहीं टूटेगा? देखिए, ऐसा है, मंत्री का पुराना इतिहास भी भारतीय जनता पार्टी और सारे लोग समाज के जानते हैं और उनके बेटे का भी इतिहास जानते हैं। मैं बड़ी सरलता से स्टेट गवर्नमेंट से और जो जांच कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी सबको ये बताना चाहता हूं कि न्याय दे दो, अन्यथा कोई बचाने में अगर आएगा तो उसके घर पे भी आंदोलन शुरू होगा। कोई भी आदमी हो। मनोज काका, आप मुझे बताइए कि ये गतिरोध कैसे टूटे, क्योंकि जिस तरह की चेतावनी भारतीय किसान यूनियन दे रही है ये चिंताजनक बात है, क्योंकि फिर हालात फिर और ख़राब होंगे। तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में जो सरकार नहीं कर रही है या पुलिस नहीं कर रही है? भारतीय किसान यूनियन ने कोई चेतावनी नहीं दी है। भारतीय किसान यूनियन ने अपनी बात कही है कि 12 तक डेट रखे हैं और ये गतिरोध टूटने की तो पूरी जिम्मेदारी बीजेपी पर है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, देश में किसकी सरकार है? और त्यागी जी अभी बता रहे थे कि 92 में गोलियां चली। अरे 92 में गोलियां नहीं चली, 92 में गोलियां सरकार ने नहीं चलाई। 92 में गोलियां इसलिए चली कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर और देश का जो सामाजिक ताना बाना है, देश का जो पंथ निरपेक्षता है जो संविधान में है, उस पर हमला करने वाले लोगों को रोका गया। और इस देश की जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो बंधुत्व है उसको जब आप जैसे फिरका परस्त लोग अगर रोकने का काम करेंगे, खंडित करने का काम करेंगे, अगर समाजवादी पार्टी जब भी ताकत में होगी उसका पुरजोर मुकाबला करेगी, उसका विरोध करेगी। आप कह रहे थे कि कश्मीर में घटना हुई, आप अपने गृह मंत्री से नहीं पूछ पाए इस देश में गृह मंत्री कौन है? ये इस देश का गृह मंत्री कौन है? ये आप सुन लो पूरी बात। अब आप सुन लो, अब इस देश का गृह मंत्री कौन है? किससे जवाब? अमित शाह से तड़ीपार से क्यों नहीं पूछे? तड़ीपार से क्यों नहीं पूछा कि कश्मीर में अब 370 हटने के बाद भी आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही, इसका जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ो। आपकी जब से सरकार आई है सबसे ज्यादा चरमपंथी घटनाएं कश्मीर में है, तो वहां गृह मंत्रालय कौन संभाल रहा है? आप तड़ीपार को कहो, आप तड़ीपार को कहो कि आप गृह मंत्रालय चलाने में फेल हो। एक गृह मंत्रालय का जो कैबिनेट है वो तड़ीपार है और उसका जो राज्य मंत्री है वो हिस्ट्री सीटर है। इसी का परिणाम है कि इस देश के स्वतंत्र भारत के इतिहास में जिस देश की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई भी गांधी ने चंपारण से शुरू किया था, उन किसानों को कुचला है और किसानों को नहीं कुचला गया है। इस भारत समाचार के माध्यम से समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप भारत माता के आत्मा को कुचले हो और पूरे देश में जो लोग भी अन्न खाते होंगे ये जरूर हिसाब लेंगे कि अन्नदाताओं के ऊपर थार गाड़ी चढ़ाने वालों का हिसाब जरूर बराबर। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है मनोज, आपको क्या लगता है इसके पीछे के कारण क्या है? अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? गृह मंत्रालय के अंदर पूरे देश की खोज आती है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्टेट के गृह मंत्री आते हैं, तो जिनके अंदर में पूरे देश का संस्थान हो उन पर कार्रवाई कैसे हो जाएगी? साहब समाजवादी पार्टी की स्पष्ट मांग है हमारे नेता की कि आप पहले इनका इस्तीफा लो, पहले इस्तीफा लो। अगर आप में रीढ़ में जरा सा भी हड्डी बची हो तो इसी चैनल पे कह के जाओ कि अभी टेनी इस्तीफा देंगे।
अगर आपको और समाजवादी पार्टी इस देश के उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद देना चाहती है कि उसने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया। अगर उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया होता तो कुछ ना होता। संविधान का आर्टिकल आता है तुम्हें संविधान का आर्टिकल आता है कि नहीं? आप 14 पढ़ के सुनाओ हमें। आप हमें 14 संविधान के आर्टिकल 14 पढ़िए, उसमें क्या लिखा है आप पढ़ के सुनाइए। ओके ऑलराइट, आपस में कन्फ्लिक्ट करने का कोई फायदा नहीं। एक सेकंड रुकिए आप, अंशु अवस्थी को भी इस डिबेट में ले आते हैं। एक सेकंड रुकिए आप, एक सेकंड मनोज जी रुक जाइए। क्यों ऐसा कर रहे हो? मनोज जी रुक जाइए, मैं अंशु अवस्थी को भी इस डिबेट में लाता हूं। अंशु, ये गतिरोध कैसे टूटे, इसका कोई तरीका निकाला जाए? क्योंकि अभी जिस तरह का ऐलान ये हरनाम सिंह कर रहे हैं, ये तो काफ़ी चिंता की बात है कि अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो 12 तारीख के बाद तो फिर माहौल में और खराब हो सकता है। ब्रजेश जी, देखिए, इस लखीमपुर की घटना से दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आई। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो जहरीले प्रवृत्ति के, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको वो सत्ता में बिठाते हैं, मंत्री बनाते हैं और वो नौजवानों का दुरुपयोग करते हैं। ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ क्यों नहीं गए, किसानों के यहाँ गए। हम उनके यहाँ भी जाना चाहते थे, प्रियंका गांधी जी ने इस बात को कहा, लेकिन उनके परिवारों ने मिलने से मना किया, इसलिए नहीं गए। लेकिन चिंता का विषय यह है कि उन नौजवानों को इन्होंने जिस तरीके से टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया, अपनी गाड़ी दी और उन नौजवानों को इन्होंने जिस तरीके का एक जहर भरा, उसका परिणाम था कि उन नौजवानों की मांओं की गोंद सूंधी हो गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वजह से। इससे यह पता चलता है समाज में जो बीजेपी जहर बो रही है, एक ऐसी सेना तैयार कर रही है अपने नीचे, लगातार उनके परिवारों को नुकसान पहुंच रहा है। प्रियंका गांधी जी लगातार इस बात को कह रही कि जब तक उस पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता, ये सत्याग्रह चलता रहेगा। ये गांधी का देश है, ये गोडसे का देश नहीं है। पहली बात, ये गतिरोध तभी टूटेगा जब सत्ता में बैठी अहंकारी सरकार माफी मांगे किसान से कि उनके मंत्री ने हत्या की, किसानों की हत्याएं करवाई, और केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए शीघ्र से शीघ्र, न होके और ये जो हठधर्मता अपना रखी है सरकार ने, इससे देश के अन्नदाताओं में, प्रदेश के अन्नदाताओं में काफी आक्रोश है। बीजेपी एक ये भी पॉलिटिकल सवाल भी है का बेजा इस्तेमाल बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि लखीमपुर खीरी की आड़ में कांग्रेस अपने को यूपी में मजबूत कर रही है। देखिए, अगर जनता की आवाज उठाने से कांग्रेस मजबूत होती है तो निश्चित हम मजबूत होंगे। हम तो किसानों की आवाज उठा रहे हैं। हाथरस में महिला के साथ घटना हुई, उन्नाव में घटना हुई, और जब जब प्रियंका गांधी जी पहुंची हैं, विपक्ष की एकमात्र ऐसी अकेली नेता हैं कि सबसे ज्यादा जमीन पर उतरकर लोगों की लड़ाई लड़ी और सरकार को झुकना पड़ा है। तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है और जरूर मजबूत होगी। अगर मजलूमों की, पीड़ितों की आवाज उठाना मजबूती की निशानी है तो वो निश्चित तौर से मजबूत हो रहे हैं। प्रमोद चौधरी, ज्यादा हम आवाज उठा रहे हैं सरकार। मैं आता हूँ, त्यागी जी एक सेकंड रुकिएगा, त्यागी जी एक सेकंड रुकिएगा। प्रमोद जी, आप मुझे बताइए कि जिस तरह की जांच, संजीव त्यागी जी, एक सेकंड अवस्थी जी, एक सेकंड रुकिए। आप कहते हैं घटना दुखद है, एक सेकंड रुकिए, प्रधानमंत्री कभी, मैं टाइम दूंगा आपको, वायदा करता हूं, रुक जाएं। अगर वक्त बचता है तो मैं निश्चित समय दूंगा। वो संवेदनशीलता दिखाते हैं। मैं जरा चौधरी साहब का एक बार रिएक्शन ले लेता हूं। लखीमपुर में 9 जो हमारे जवान, थैंक यू उनके प्रति कोई अंशु जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। लखनऊ में आते उत्सव मनाते हैं, लेकिन 120 किलोमीटर वो नहीं मिलने जाते। धन्यवाद। ओके, प्रमोद जी, आप मुझे बताइए कि जिस तरह की जांच चल रही है, आप तो सर बड़े ही जाने माने अधिवक्ता हैं, आप मुझे बताइए कि जिस तरह की जांच चल रही है, जिस तरह से समन और नोटिस भेजा जा रहा है, क्या पुलिस की निष्पक्षता पर कोर्ट में सवाल खड़े किए गए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो जांच और काम का तरीका है वो निष्पक्ष नहीं है? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो सवाल खड़े किए हैं उनके कुछ अपने आधार हैं। निश्चित रूप से जो हीनियस क्राइम है, खासकर 302 आईपीसी के तहत जो दर्ज होते हैं, उसमें जो एक सामान्य प्रक्रिया पूरे देश की पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनाती हैं, वो यह है कि इसमें किसी तरीके का नोटिस या समन इशू सामान्यतः नहीं किया जाता, कि ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और गैर जमानती अपराध है। तो ऐसे मामलों में सामान्यतः गिरफ्तारी करके ही कस्टोडियल इंट्रोगेशन एक्यूज का किया जाता है जी। क्योंकि इस मामले में जो अभियुक्त हैं उनका नाम एफआईआर में है। कुछ वीडियो फुटेज भी प्राइमे फेसाई उनकी तरफ इंडिकेट करते हैं कि शायद उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और कुछ आई विटनेस हैं बहुत अच्छी खासी संख्या में जो कि इस बात की तस्दीक करते हुए बताए जाते हैं कि वो वहाँ पे थे।
तो इन सारे मामलों में एक प्राइमा फेसाई केस वो बनता है कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन का। शायद इन्हीं आधार के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि क्या सामान्य व्यक्ति के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती? जी, तो ये नहीं, तो सामान्यतः प्रक्रिया जी जिस तरह की जांच चल रही है, क्या उस जांच से कोर्ट बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? जी, मैं निश्चित रूप से कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की है जांच के तरीके और जांच के ढंग रंग के दोनों पे ही। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो जांच की नीयत क्या है, उसके ऊपर भी ये सबसे गंभीर बात यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उसके ऊपर भी एक गंभीर प्रश्न खड़ा किया है। ब्रजेश जी, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, हम जनरली एक सेलेक्टिव केस के ऊपर पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर बात करते हैं। जब कोई हाथरस होता है, जब कोई लखीमपुर खीरी होता है, जब कोई 84 का कोई इशू होता है, या बाबरी मस्जिद की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई सवाल होते हैं, तो हम सेलेक्टिव केस के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली यह इस मामले में भी और इससे पहले मामलों में भी माननीय उच्च न्यायालय ने और अन्य हाईकोर्ट्स ने भी अपना यह व्यू रखा है, और कि बेसिकली जो प्रॉब्लम्स इस तरीके की आती हैं कि इन्वेस्टिगेशन डाइवर्ट होती है प्रभावी व्यक्तियों के फेवर में, उसका कारण यह है कि पुलिस का एक बहुत ही हाई लेवल पर पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, राजनीतिकरण हुआ है। जी ब्रजेश जी, आपको याद होगा कि 90 के दशक में एक गंभीर चर्चा हुआ करती थी राजनीति के अपराधीकरण पे। हाँ, होती थी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये न्यू नॉर्मल हाँ, हो गया अब उसके ऊपर बड़ा विचार करते थे लोग। अब ये न्यू नॉर्मल हो गया है। अब ये न्यू नॉर्मल इस तरीके से हो गया है, पुलिस का जो राजनीतिकरण हुआ है वो पैन इंडिया लेवल पे उसका एक ही कैरेक्टर है। बेसिकली पार्टी लाइन के ऊपर स्टेट वाइज जहां जहां डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होती हैं, हम एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक दल टिक्का टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन बेसिक कैरेक्टर जो पुलिस का है वो यही है कि यह प्रभावशाली और सत्ता की तरफ ही इसका झुकाव रहता है। कॉमन मैन के फेवर में इन्वेस्टिगेशन का फेयर प्रोसेस देश में नहीं रहा। ये एक बहुत ही गंभीर संकट है कॉमन मैन के फंडामेंटल राइट्स के लिए भी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक चीज और यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट कहना, जी आप कंप्लीट मेरा लास्ट कमेंट है ब्रजेश जी। 2006 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें पुलिस बोर्ड बनाने की बात कही थी पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन किसी भी सरकार ने उसके ऊपर आज तक कोई गंभीर प्रयत्न नहीं किए, जिसके तहत यह प्रोविजन किया गया था एक पुलिस बोर्ड बने और ट्रांसफर, पोस्टिंग, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ वो बोर्ड डिसाइड करे, जिससे कि उसके ऊपर राजनीतिक प्रभाव किसी तरीके का ना हो पाए और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस हो पाए जी फॉर कॉमन मैन। ऑलराइट सर, त्यागी जी आप मुझे बताइए कि अगर वक्त रहते उत्तर प्रदेश की सरकार ने मामले को संभाला होता और वक्त रहते आपने पुलिस को कठोर कार्रवाई के लिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला होता, तो आज नौबत ये नहीं आती कि विपक्ष आप पर हमलावर होता और सुप्रीम कोर्ट तक आपसे नाराज होता? कहीं तो गड़बड़ी हुई ना आपसे? नहीं, कोई गड़बड़ी ब्रजेश जी नहीं हुई। कानून अपना काम कर रहा है। इन विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि इस देश की, इस प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया है। और ये कांग्रेस के जो मित्र बैठे हैं, जो भी बड़ा यहाँ ज्ञान दे रहे थे, नेहरू परिवार और कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नाम को लाभ उठाकर, त्यागी जी हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, नकली गांधियों ने, भारतीय जनता नकली पार्टी गांधियों ने देश को लूटने का काम संस्कृति किया। हो नेहरू और महिलाओं को झाड़ू लगाने पर अपमानित करते हैं। अरे इस देश की सभी महिलाएं अपने घर में सफाई करने के लिए झाड़ू लगाती हैं। आप किसानों को अपमानित करते हैं। आपके नेताओं ने किसानों को आतंकी कहा कि नहीं कहा? आपके नेताओं ने किसानों को माओवादी कहा कि नहीं कहा? आपके लोग दलितों को अपमानित करते हैं, किसानों को अपमानित करते हैं, आप महिलाओं को झाड़ू लगाने के नाम पर अपमानित करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपमानित करने का काम किया कि नहीं किया? लखीमपुर की घटना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर काला धब्बा है। मनोज काका आप 20 सेकंड में रिप्लाई दीजिए। आप लोग जाएंगे एक करके रिप्लाई ले लेते हैं ना, आपस में उलझने कोई फायदा नहीं। मनोज जी गो अहेड। ब्रजेश जी, सरकार को इतना अहंकार है कि ये प्रदेश और देश की महिलाओं को भी अपमानित करने का काम करते हैं। किसानों को आतंकवादी किसने कहा? जवाब दीजिए संजीव त्यागी। मनोज जी 20 सेकंड आपका रिएक्शन। एक सेकंड रुक जाए, अंशु जी रुकिए, अंशु जी रुकिए। यस गो अहेड। जो बीजेपी की जो बेसिक कमजोरी है वो यही है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
पूज्य गांधी के बरक्स क्षमा याचनाओं के सहारे जीवन बिताने वाली सावरकर को खड़ा करना चाह रहे हैं। ये भगत सिंह के सामने अंग्रेजों की गुलामी करने वाले दीनदयाल को खड़ा करना चाह रहे हैं लोहिया के सामने। जो इस देश के किसान नौजवान नहीं होने देंगे, उन शहीद किसानों में वो भी किसान है जिसका बेटा सरहद पर इस देश की सुरक्षा करता है। उन शहीद किसानों में वो भी किसान है जिसके बेटों ने भारतीय जनता पार्टी तक के नेताओं की सुरक्षा करी है। कैसे मुंह दिखाओगे आप देश के किसानों को? आप क्या मुंह दिखाओगे कि थार गाड़ियों से कुचलवा रहे हो? देश के किसानों को आप कौन सा मुंह दिखाओगे कि जब आप शहीद हो? मोदी जी से सवाल है कि एक अभिनेत्री के चोट लगने पर ट्वीट करते हैं, क्रिकेटर के अंगुली पर ट्वीट करते हैं और देश के किसानों को कुचल दिया गया, उस पर ट्वीट कब आएगा नरेंद्र मोदी जी का? माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का देश के किसानों के प्रति संवेदना के दो शब्द कब आएंगे? संवेदना के दो शब्द कब? अरे कानून सभी के लिए बराबर होता है, वही तो आपको बताया मैं कब से आपको संविधान पढ़ा रहा हूँ। आप पढ़ने को तैयार ही नहीं हो, क्योंकि आप मनुवाद पढ़ने वाले लोग हो। आप संविधान लोकतंत्र को मानने वाले लोग ही नहीं हो। आप तो बंच ऑफ थॉट को मानते हो। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों इस कार्यक्रम में। थैंक यू मनोज जी, बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा को सुनने और देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।